नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि विनेश ने ऐसा क्या किया? विनेश ने क्या किया? फोगाट साहब ने क्या किया? लेकिन विनेश फोगाट ने आपको पता है जितने भी लोग ओलंपिक गए थे और जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक से बाहर वापस आए, उनको एक तरीके से वीआईपी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आपको पता है उनको दिल्ली के सबसे बड़े पॉश और बेहतर एक होटल में रखा गया, उनकी तमाम आवा-भगत की गई। उसके बाद राष्ट्रपति भवन वो गए और देश की महामहिम जो है वो उनसे मिली, उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना और एक डिनर ऑर्गेनाइज कर रखा था राष्ट्रपति भवन के द्वारा। उसके बाद आपको पता है कि आज सुबह तड़के सब 15 अगस्त के उत्सव में लाल किले के प्राचीर पे तो सबसे आगे वाले रॉ में कहा जाए सबसे आगे वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया। हारे या जीते वो अलग विषय है। उसके बाद वो सभी लोग प्रधानमंत्री निवास पर गए और प्रधानमंत्री ने एक-एक व्यक्ति से उनका नाम ले लेकर बात की और ये पूछा कि कितने लोग हारे हैं और जो लोग जिन लोगों ने हाथ आगे खड़ा किया और उन्होंने कहा कि मैं हारा हूं, उनको कहा कि साहब तुम हारे नहीं हो और जीवन में कभी ये मत सोचना कि तुमने कोई भी खेल या किसी भी गेम में तुम हारे हो। हमारे लिए तुम सदा सर्वदा विजयी हो और विजयी रहोगे। लेकिन इस तमाम प्रोग्राम में एक खिलाड़ी गायब रहा, जो खिलाड़ी अपने आप को इस देश से ऊंचा समझता है, जो खिलाड़ी डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली है, जिसका तथाकथित पति जो है वो वीडियो बना बना के नरेंद्र मोदी को गरिया रहा था, बीजेपी को गरिया रहा था और तमाम उन लोगों को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और कल एक खबर भी आई कि सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ये विनेश आखिर इसने ऐसा क्यों किया? क्यों तमाम प्रोग्राम का बॉयकॉट किया और उसके मन में क्या है? आज उसको समझेंगे। मेरे साथ बाबा रामदास जुड़े हैं बाबा की खरी खोपड़ी पर। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुश्ती को बेहतर तरीके से समझते हैं, खेल को बेहतर तरीके से समझते हैं और उससे ज्यादा मुझे लगता है विनेश को ये बेहतर समझते हैं जितना वो खुद को नहीं समझती होगी। बाबा जी, क्यों नहीं गई वो महिला? आखिर क्या चाहती थी? देखिए, मैं आपको पूरी बात बताऊं, जब ये पहले से तय कार्यक्रम था, जो 11 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी के बाद क्लोजिंग सेरेमनी में बहुत थोड़े से खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, क्योंकि विलेज में जगह कम होती है ना, ओलंपिक विलेज में। तो जब जब इवेंट होते हैं तब तक खिलाड़ी पहुंचते हैं, टूर्नामेंट में भाग लेंगे। जैसे टूर्नामेंट फिनिश होता है, अपने अपने देश साथ साथ लौटते जाते हैं, विलेज खाली करते जाते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में मुश्किल से 10, 20, 30 खिलाड़ी होते हैं। आपको ध्यान होगा कि मनु भाकर अपना इवेंट जीत के भारत आ गई थी। क्लोजिंग सेरेमनी में उनको फ्लैग बेरर बनाया गया तो वो वापस गई। तो वहां पे मिस्टर श्रीजेश जो हॉकी वाले हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, वो और मनु, ये दोनों फ्लैग बेरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और बाकी खिलाड़ी आधे से ज्यादा तो पहले ही आ चुके थे, बाकी जो बचे कुचे थे वो जब वापस आए तो उन सबको मौर्य शेरेटन में वापस बुलाया गया कि सभी खिलाड़ी, पूरा कॉन्टिंजेंट, नॉट ओनली खिलाड़ी, मतलब कॉन्टिंजेंट मींस एवरी स्टाफ सपोर्ट, सब सारा कुछ, इंक्लूडिंग द शेफ डी मिशन। पूरा एक वो मिशन कहलाता है जिसमें 117 खिलाड़ी, इतने कोचेस, इतने रेफरीज, इतने, वो पूरा का पूरा 400-450 लोग होते हैं। उन सबको मौर्य शेरेटन में रोका गया। तो जो लोग पेरिस से आए थे वो सीधे होटल गए, जो लोग पहले आ चुके थे वो अपने घरों से सब मिल मिला के, सबसे जो पहले ही आ गए थे, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले आ गए थे, वो सब मौर्य शेरेटन में उन्होंने सुबह रिपोर्ट कर दिया। दोपहर में महामहिम राष्ट्रपति जी ने सबके सम्मान में प्रीति भोज रखा, सभी खिलाड़ियों और पूरे मिशन के सम्मान में। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम हुआ जो कि एक आधिकारिक कार्यक्रम था, आधिकारिक, इट वॉज एन ऑफिशियल बैंक्वेट।
जहां पे पूरी सरकार, देखिए राष्ट्रपति जब किसी को भोज देते हैं तो किसको भोज देते हैं? राष्ट्रपति जो बहुत बड़े बड़े वीवीआईपीज होते हैं, जो डिग्नेटरीज, फॉरेन डिग्नेटरीज आती हैं। मान लीजिए आज अगर अभी अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए या पुतिन आ जाए ऑफिशियल विजिट पे, तो महामहिम उनके सम्मान में डिनर या लंच की व्यवस्था करती है। वो एक प्रीति भोज कहलाता है। तो महामहिम अगर किसी को लंच में बुला रही है, ये बहुत बड़े गौरव का विषय। और उसमें महामहिम जब किसी को लंच पे बुलाती है, डिनर पे, तो अकेले महामहिम नहीं बुलाती, भारत सरकार बुलाती है। अगर महामहिम ने आपको बुलाया, इसका मतलब भारत देश ने आपको यह सम्मान दिया। देखिए नोट करने वाली बात, इसलिए पूरी कैबिनेट वहां, प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट वहां पे स्वागत में खड़ी रहती है। वहां पे हमारे खिलाड़ी गए और महामहिम एक एक खिलाड़ी से मिली। उसके बाद ये कल की बात है, 14 अगस्त की लंच का ये कार्यक्रम था। फिर सब लोग वापस मौर्य शहर रिटर्न आए। 15 अगस्त को सुबह वापस लाल किले की प्राचीर से जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, तो जो मेडल विनर्स थे वो सबसे फ्रंट रो में बिठाए गए थे। आपको मालूम है, राहुल गांधी तक को फ्रंट रो में आज जगह नहीं मिली, क्योंकि फ्रंट रो में मनु भाकर बैठी थी, फ्रंट रो में अमन सहरावत बैठा था, फ्रंट रो में नीरज चोपड़ा बैठे थे, फ्रंट रो में हॉकी टीम बैठी थी। खैर, तो 15 अगस्त का कार्यक्रम ध्वजारोहण के बाद सभी लोग वहां से सीधे पीएम हाउस आए। तो वहां पे प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए प्रीति भोज रखा। और प्रधानमंत्री जी का तो आपको मालूम है, एक एक खिलाड़ी से व्यक्तिगत उनके टेबल पर जाके मिलते हैं, कंधे पे रख के हाथ बात करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, खुद सेल्फी खींचते हैं, बुला बुला के, आओ तुम भी आओ, अरे बेटा तुम भी आओ। कोई अगर कोने में खड़ा हो तो उसके पास पहुंच जाएंगे, और कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, मैंने सुना तुम्हारा भाई बीमार है, वो कैसा है। तो आज पीएम मोदी ने सबसे पहला जो सवाल किया कि पहले ये बताइए आप लोगों में से कौन कौन हारे। तो हारने वालों ने सब हाथ उठाया। तो उन्होंने बोला कि जीवन में कभी ये मत सोचना कि तुम हारे, मेरे लिए तुम हमेशा विजेता हो, इस राष्ट्र के लिए आप विजेता है, और अपने आप को हमेशा विजेता ही समझिए। फिर अमन से उन्होंने बात की, नीरज से बात की, मनु से, सबसे, हारने वाले खिलाड़ियों तो पहली बात की, विजेताओं से बात नहीं की। और जब उन्होंने देखा कि विनेश नहीं आई हैं, तो पूछा उन्होंने, विनेश कहां है? और फिर विनेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। विनेश का मेडल हाथ से आके निकल गया, इस बात के लिए दुख व्यक्त किया। विनेश की अनुपस्थिति में विनेश की सराहना की। वो देश की बेटी है। तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़े राष्ट्र के लिए गौरव का पल था और विनेश फोगाट ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का बहिष्कार किया। अब कुछ लोग उसके लिए बहाना ये बना रहे हैं कि नहीं, तब वो आई नहीं। अरे जब पूरा कॉन्टिजेंट लौट आया, पूरा मिशन लौट आया, तो तुम अभी तक पेरिस में क्या कर रही हो? अच्छा, मैंने आज कई लोगों से पूछा कोई विनेश ने इस कार्यक्रम का क्यों नहीं आई वो, तो बोला जी वो वहां पे है पेरिस। मैंने कहा वो पेरिस में क्या कर रही है भाई? कौन सी सुनवाई है? सुनवाई तो होनी थी। जब पहले दिन सुनवाई हुई तो सीएएस ने इनसे 3 सवाल पूछे, मेल थे। अच्छा, पहले दिन भी जब सुनवाई हुई थी तो शी वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर इन द कोर्ट, नो, वो वर्चुअल सुनवाई थी। और वो ई कॉन्फ्रेंसिंग, वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने अपनी बात कही उसमें। और जो अपना सबमिशन था वो मेल से भेजा। तो मेल से ही इनसे 3 सवाल पूछे गए थे। पहला कि क्या आपको पता था नियमों का? क्या आपको पता था कि दूसरे दिन भी आपको वजन देना है? क्या आपको पता था कि आपको पूरा वजन लेके आना है दूसरे दिन भी? दूसरा सवाल, क्या क्यूबा की जो खिलाड़ी है, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट है, वो आपके साथ मेडल शेयर कर लेगी? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आपको इसका कोर्ट की प्रोसीडिंग हियरिंग में ही फैसला सुनना है या आपको मेल से सूचित कर दिया जाए?
तो इन्होंने बाकायदा लिख के दिया है कि जी मुझे मेल से सूचित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मिशन तो जा चुका है पेरिस से, वो एडहॉक एक पीठ बनाई जाती है, वो परमानेंट वहां पर नहीं बैठता है पेरिस ओलंपिक में। ओलंपिक के दौरान एक ऑफिस बना दिया जाता है, परमानेंट जो मिशन का ऑफिस है वो तो लुसान में है। तो मिशन ने इनसे लिखवा लिया कि नहीं जी हम आपको मेल से सूचित कर देंगे। कल शाम को उन्होंने मेल से सूचित कर दिया। तो ये अब तक पेरिस क्यों बैठी हैं? ये जानबूझ के इन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रमों का बहिष्कार करने के लिए ये भारत नहीं लौटी मिशन के साथ। अच्छा एक बात बताइए ना, आप मिशन का हिस्सा है कि नहीं है? आप भारतीय टीम का हिस्सा है कि नहीं है? तो आप भारतीय टीम के किसी कार्यक्रम, किसी एक्टिविटी में, किसी क्रियाकलाप, पूरे ओलंपिक में बता दीजिए कि आप भारतीय मिशन के साथ इस चीज में शामिल रही। टीममेट से आपकी बात नहीं होती, टीम के कोचेस जो ऑफिशियल कोचेस हैं उनसे आपकी बात नहीं होती, आप सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करती रही हैं पिछले 6 महीने से, हर चीज में आप सिर्फ कीड़े निकालती रही हैं। और सबसे जो कष्टदायक बात यह है कि महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जब खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए भोजन पे अपने घर आमंत्रित किया, तो आपने उस कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। ये बहुत ही गंदी, घटिया, कुत्सित, बहुत ही नीच दर्जे की घटिया राजनीति है जो इन धरनाजीवियों ने भारत सरकार के साथ। देखिए आप भारत के झंडे तले खेलने गई थी, वहां आप किसी खाप को रिप्रेजेंट करने नहीं गई थी। 17 तारीख को जब ये आएंगी तो वो खाप वाले इनका वहां स्वागत करेंगे एयरपोर्ट पे, और वहां से बाकायदा जुलूस लेके इनके गांव बलाली तक लेके जाएंगे, जो कि लगभग 200 किलोमीटर का रूट है। परंतु ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे। दूसरी एक चीज बताऊं आपको, आज वो बजरंग पूनिया का एक वीडियो टहल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, वो व्यंग कर रहे हैं मोदी जी पे कि अब किस मुंह से फोन करोगे मोदी जी, अब तक तो कहते थे एक जाति विशेष की लोग धरने पे बैठे हैं, अब तो भारत की बेटी बन गई, अब भारत की बेटी को फोन करने में शर्म आ रही है, किस मुंह से फोन करोगे। और आज 15 अगस्त को भी उस व्यक्ति ने वो जंतर मंत्र पे जो धरने पे जो ये सड़क पे जो है लेटी हुई है दोनों, वो फोटो शेयर किया है 15 अगस्त वाले दिन। इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में मंठा घोल। अरे यार, राष्ट्रीय पर्व पर जहां पूरा भारत स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, आप सुबह सुबह आपने आरआर शुरू कर दिया। ऐसे 1.5 साल पहले एक आंदोलन में, और भैया एक बात, किसको शौक है तुमको सड़क पे घसीटने का? क्यों घसीटता है तुम? अरे तुम जबरदस्ती आंदोलन करती हुई पुलिस की बैरिकेडिंग लांग के संसद में घुसने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने रोका। तुम अपनी प्रैक्टिस करो, कौन तुमको आके सड़क पे घसीटता है? जब आप आंदोलन करेंगी और पुलिस के बैरिकेड का उल्लंघन करेंगे तो यही दृश्य देखने को मिलते हैं। इट वॉज योर चॉइस। और आज 15 अगस्त के दिन भी आपने वही फोटो शेयर की इन धरनाजीवियों ने। समस्या यह है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का बहिष्कार, 15 अगस्त पे ध्वजारोहण हो रहा था, 15 अगस्त के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का क्या मतलब है विनेश फोगाट, आप बताइए। मनु भाकर, एक मिनट सुनिए, मनु भाकर पेरिस से वापस आ गई थी, परंतु फ्लैग बेरर बन के वापस गई पेरिस। आप बताइए ना, वो भी कहती थी अब तो जी मैं वापस आ गई हूं, किसी और पे झंडा ठवा लो। आप बताइए ना, बोल सकती थी कि नहीं बोल सकती थी? अगर तुमको पेरिस में काम था, तुम ये 15 अगस्त का कार्यक्रम निपटा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलके आज शाम की फ्लाइट पकड़ के वापस चली जाती पेरिस। मात्र 6-7 घंटे की फ्लाइट है। आप बताइए ना, आप इस वक्त तक पेरिस में बैठ के क्या कर रही हैं? और अगर पेरिस में रुकना जरूरी था तो आती मनु भाकर की तरह, सब कार्यक्रम निपटा के वापस चली जाती पेरिस।
मनु भाकर से बड़ी स्टार नहीं ना है आप। हमारा सबमिशन सिर्फ इतना था कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का बहिष्कार करके आपने अपनी गंदी घटिया घिनौनी राजनीति, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इंडी अलायंस का टूल बन गई हैं, आप कांग्रेस की टूल किट बन गई हैं जी। क्या वापस आने के बाद आपको लगता है, और हरियाणा में चुनाव भी हैं, क्या आपको लगता है कि ताल ठोकी जाएगी चुनाव को लेकर? क्या कोशिश की जाएगी, चलो साहब लगे हाथ चुनाव भी लड़ ले, मुद्दा गर्म है, हथौड़ा मार ले? भाई मैं तो एक बात कह रहा हूं ना, मैं तो डे वन से, आप मेरे पिछले 2 सालों से मेरा इस विषय पे एक ही कहना है कि ये राजनीति है, ये राजनीतिक कारणों से ये तमाम धरनेबाजी, ये आरोप प्रत्यारोप, ये कुश्ती संघ पर कब्जा करने की राजनीति और हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन पहलवानों को, इनके मेडल्स को टूल की तरह इस्तेमाल करने की राजनीति है। आपको याद है वो जो पूर्व राज्यपाल है सतपाल मलिक, उसने मोटा तो ये वो 2.5 कुंटल का पाड़ा है। हाँ 2.5 कुंटल का, 2.5 कुंटल का है चर्बी गोला। उसने कहा था कि इन लड़कियों को राजस्थान के जाट बहुल एरियाज में चुनाव में घुमाया जाए। उनके लिए ये राजनीतिक टूल से बढ़ के कुछ है ही नहीं। अगर मैं होता, सुनिए ना, अगर सीएस जिस कोर्ट में इन्होंने ये अपील दायर की थी कि हमको भी सिल्वर दे दो, अगर मैं जज होता तो मैं पूछता, अच्छा तुम सिल्वर लेके करोगी क्या? तुमने तो नाली में ही फेंकना है या सड़क के किनारे मोदी के घर के आगे फेंक के ही आओगे तुम लोग? तुम लोग को मेडल जीत के भी करना भी क्या है? इस मेडल को भी तो तुमने पॉलिटिकल टूल ही बनाना है। क्यों कहे थे तुम, तो क्यों तुमने बोला था कि हम इसको गंगा जी में बहा देंगे? है? आपने अपना पद्म श्री जो है वो क्यों आप लोग जो है मोदी के घर के सामने सड़क पे के किनारे फुटपाथ पर फेंक के चले आए थे? पैसा नहीं फेंके था। उस पद्मश्री के साथ बहुत सारे पक्ष मिलते हैं, तो जितने भी मेडल, अर्जुन अवार्ड और ये सब होता है ना, उसके साथ बहुत मोटा माल भी मिलता है, एसी का पास मिलता है, दुनिया भर के और प्रिविलेजेस मिलते हैं, कैश प्राइज मिलता है, पद्मश्री के साथ नहीं मिलता, अन्य अवार्ड्स के साथ मिलता है। पैसा पैसा रख लिए। और मेडल जो है वो मोदी के घर सीआर के पट्टा फेंक दिए, पैसा रख लिए, सीआर पट्टा फेंक दिए। हाँ हाँ तो आपको मेडल अगर कोई दे भी देगा तो आपने उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो सब हरियाणा में चुनाव है और विनेश फोगाट और ये पूरा गिरोह, इसको मैं गिरोह बोलता हूँ, गैंग, ये पॉलिटिकल टूल की तरह कांग्रेस पार्टी इनको इस्तेमाल कर रही है। और ये सब चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है सारे पति पत्नी साली सरहद सब चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है सारे के सारे, और सब कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। मुझे कुमार भाई एक बात बताऊं, इतनी हाँ। छीछा लेदर करा के चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? सुपर, एक मिनट, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। आज की तारीख में ये तीनों छीछा लेदर मुंह पे करिखा पुतवा के देश को बदनाम करने वाले चुनाव लड़े। एक तरफ जो रियल स्टार हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, आज मनु भाकर के सामने इन तीनों को खड़ा, तीनों, या नीरज चोपड़ा के सामने खड़ा कर दो या अमन सहरावत के सामने खड़ा कर दो, जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं जुड़ी है, वो देशद्रोहियों में उनकी गिनती नहीं हो रही है। दो वामपंथी एनजीओज उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बोला गया है कि भारत बहुत ही असुरक्षित जगह है, वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने इन्हीं 3 धरनाजीवियों का एग्जाम्पल दिया है, इन्हीं की फोटो चिपकाई है कि ये देखिए वहां तो पहलवानों के साथ ऐसा ऐसा होता है, महिला पहलवान। तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा विदेश में हो रहा है, उसका टूल तुमको बनाया जा रहा है।
तुम्हारे कंधे पे रख के भारत को बदनाम किया जा रहा है। ये तो तुमने रेपुटेशन कमाई है अपने लिए। तो जनता वोट, एक मिनट तुम्हारे, अच्छा सर मान लीजिए, एक मिनट, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल कर रहा हूं आपसे कि चलो कांग्रेस ने दे दिया विनेश फोगाट को टिकट, बीजेपी ने दे दिया मनु भाकर को, या बीजेपी ने दे दिया अमन सहरावत को, या बीजेपी ने दे दिया चोपड़ा साहब को, नीरज चोपड़ा को, 1000 वोट नहीं मिलेंगे विनेश फोगाट एंड गिरोह को? क्यों? क्योंकि देश की सद्भावना अर्जित की है मनु भाकर ने, नीरज चोपड़ा। आपने देश की आप एक पवित्र मौके पर भी, जिस दिन पहली कुश्ती जीते थे, इनके समर्थकों ने क्या मीम्स बनाने शुरू किए थे, इनके ताऊ ने क्या बयान दिया था कि अरे भाई कितने खुशी का मौका है कि तुमने वर्ल्ड की नंबर 1 पहलवान को हराया। ऐसे मौके पे कड़वी नेगेटिव बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हारे ताऊ को? कहते ये तो ब्रिजभूषण के मुंह पे तमाचा है। शाम तक तीसरी कुश्ती जीतते हुए तुम मोदी को जो है वो जमीन पर पटका हुआ दिखाने लग गए थे। अरे भाई मोदी से कुश्ती लड़ने गए हो, तो ये काम किसने किया? तुमने किया। राइट। बजरंग पूनिया ने किया, विनेश फोगाट के ताऊ ने किया। अब फिर जब तुम वहां पे टाटा फिस हो गए, मेडल, ईश्वरीय सर, ईश्वरीय न्याय देखिए। आप कल्पना कीजिए कि भारत सरकार आपको 100 करोड़ का अवार्ड दे दे, या आपके खाते में 100 करोड़ रुपए आ जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कोई अवार्ड मिल जाए, कुछ हो जाए, या आपके पिताजी का कोई क्रिप्टो या शेयर पड़ा था कहीं, आपको पता ही नहीं था, उन्होंने आज से 30 साल पहले कुछ शेयर खरीद लिए थे, 100-200 गए, आज वो 100 करोड़ के हो गए, आपके खाते में आ गए, पर अब आप उसको निकाल नहीं सकते जीवन। आपको क्या फील होगा? क्या फील होगा? ऐसा हुआ है, लोगों के पास क्रिप्टो, ये बिटकॉइन जो है ना, पता नहीं एक लड़के के पास कोई कई हजार बिटकॉइन है, पर उसको पासवर्ड ही नहीं मालूम। वो जिस उसमें था, वो पासवर्ड था ना, वो एक उसने कूड़े में फेंक दिया था, जहां वो कूड़ा फेंकाया है वहां पे वो कूड़ा ढूंढता रहा 2 साल के, क्या पता वो हार्ड डिस्क मिल जाए, क्योंकि वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का वो बिटकॉइन है, पर निकाल नहीं सकता, उसका कोई फायदा नहीं उसको। सर आपको नहीं लगता ईश्वर ने यही न्याय विनेश फोगाट के साथ किया है, सब कुछ दे के? अच्छा सुनिए, अगर उस दिन उसका वजन आ जाता ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं गोल्ड मेडल जीतती। तो आखिर ईश्वर ने उसको गोल्ड मेडल तक पहुंचा के क्यों छीन लिया सब कुछ? सर ये, आप अगर ईश्वर में आस्था रखते हैं, हर वो व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है वो ये सवाल तो पूछेगा ना कि हे ईश्वर, आपने इतना सब कुछ देकर इस लड़की से वापस क्यों छीन लिया सब कुछ? ये सोचने वाली बात है। सर हमारे पहलवानों में ना एक बात कही जाती है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं सर, हमारे पहलवानों को ना जति सती बोला जाता है, यति और सती। यति माने बहुत पवित्र। पुराने जमाने के, अगर आप किसी पुराने बुजुर्ग से बात करेंगे तो पहलवानों के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रहा है समाज में, आज भी है, इनको यति सती बोलते हैं। और सर पहलवान ना ये लोगों का आशीर्वाद, दुआएं हैं, सद्भावना, इनमें बहुत ज्यादा अंधविश्वास करते हैं हम लोग। सर ये पता है ईश्वर ने विनेश फोगाट को सब कुछ दे के सब कुछ छीन लिया, क्यों? तो वो जो कुश्ती और कुश्ती समाज, वो जो 1000 बेटियों की, और ये जो कुश्ती में इन्होंने घिनौने आरोप लगाए थे ना, कुश्ती को बदनाम किया था, पूरी दुनिया में जो भारतीय कुश्ती को बदनाम किया था, भारत की बेटियों को बदनाम किया था, सर वो हाय लगी है ना, वो कि मरे हुए चमड़े से लोहा भस्म हो जाता है, मरे हुए चमड़े की हाय लगती है उसको, है ना, वो कबीर का दोहा है।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो सर हाय लगी है इनको कुश्ती की। और हाय, हाँ, और ये हाय कहीं हरियाणा के चुनाव में ना लेने के देने पड़ जाए। हरियाणा के चुनाव पे भी एक अलग वीडियो करेंगे, लेकिन आज आपने इतना समय दिया, इस मुद्दे पर आपने बात की, और आखिर चाहती क्या है ये, इसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है, इस पर एक बेहतर बातचीत की आपने, और आपने समय दिया, उसके लिए फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, करेंगे राष्ट्रीय पे एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय जय श्री श्री राम। राम, जय श्री राम।